जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण साहित्य अकेडमी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, क्योंकि 10वीं में जो है 10वीं और 12वीं में उत्तराखंड में जो है वो सिलेबस चेंज हो चुका है और बोर्ड का यानी परीक्षा का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब पिछली बार जो पेपर आया था उस बार की तरह इस बार पेपर नहीं आएगा। इस बार पेपर का जो शेड्यूल है वो बदल चुका है, तो आप घबराइए मत। हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह तैयारी करनी है और आगे भी आशा करते हैं कि आपका 10th जो है वो सही अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाए और आपको सफलता हासिल हो। उसके बाद भी हम 11th और 12th की हिंदी, संपूर्ण हिंदी, इस पर अध्ययन आपको कराएंगे और जब तक आप सक्सेस ना हो पाए तब तक हम आपके साथ हैं। इससे पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आज हम बताएंगे कि किस तरीके से पेपर आने वाला है और कैसा यह पेपर रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें आपने याद करने हैं और कितने शेड्यूल के साथ आपने इसको तैयार करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, क्योंकि निर्देश नहीं पढ़ते तभी पेपर सही प्रकार से हो नहीं पाता। प्रिय विद्यार्थियों, निर्देश में सब कुछ दिया रहता है। जैसे इसमें कहा गया है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंड यानी आ तथा बा में विभाजित किया गया। आ में तो क्या है, संपूर्ण हिंदी का प्रश्नोत्तर रहते हैं और बा में जो है संस्कृत विनोदिनी का पेपर रहता है। ठीक है, दोनों एक साथ हैं। पेपर होगा 80 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर आपके वाइवा के हैं। इसमें कहा दोनों खंडों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव क्रम अनुसार लिख। वैसे तो क्रम अनुसार लिखना चाहिए, लेकिन जब आप किसी एक प्रश्न को लिख रहे हैं, माना प्रश्न नंबर 1 को लिख रहे हैं, तो उसके का ख ग घ जितने भी हो एक साथ लिखिए और प्रश्न क्रमांक अवश्य डालिए। आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, प्रश्न क्रमांक डालना चाहिए और उसके बाद आपका सीधा उत्तर आपको उसको लिखना है। तब परीक्षक जो होता है यानी उसको चेक करने वाला जो होता है वो घबराता नहीं तो आपने प्रश्न नंबर 1 का इधर लिखा और प्रश्न नंबर 1 का खा जो है वो 3-4 प्रश्नों के बाद लिखा, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए खंड का की बात करें यानी आ की बात करें, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 जो आएगा और प्रश्न नंबर इसी के अनुसार आएंगे। हाँ, वो प्रश्न चेंज हो जाएंगे लेकिन स्वरूप यही रहेगा, इसका शेड्यूल यही रहेगा कि प्रश्न नंबर 1 में ये प्रश्न आना तो ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आएगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक गद्यांश आपके पास होगा यहाँ, इस गद्यांश को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, और ये इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं 5 प्रश्न इसमें पूछे गए होंगे। जो इसमें लिखा हुआ 2 + 2 + 1 + 1 + 1 यानी पहला और दूसरा जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्रश्न होगा वो 1-1 नंबर का होगा, यानी 7 नंबर का जो प्रश्न नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसको पढ़ने से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए लेकिन आपको विधिवत ढंग से इसको पढ़ना है। ठीक है, तभी जाकर के इसके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें प्रश्न आ गया नीचे, इस गद्यांश को आपने पूरी विस्तार रूप से पढ़ लिया, समझ लिया। नीचे प्रश्न आएंगे कि वास्तविक धर्म क्या है। ठीक है, और संक्षिप्त में इसका उत्तर देना है। ये नहीं कि आपने इसी में जो है पूरा समय बिता दिया, कम से कम 1 घंटा लगा दिया पहले प्रश्न में। तो जितने क्रमांक का प्रश्न है उसी के अनुसार, जैसे 2 नंबर का है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन आपको लिखनी है। वैसे तो 1 लाइन में भी आप इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 4-5 लाइनें लिख दी, समय बर्बाद कर दिया। 1 नंबर का तो 1 लाइन या 1.5 लाइन आपको इसमें लिखनी है। अब ये जैसे प्रश्न पूछा गया है, वास्तविक धर्म क्या है, अपने अनुसार नहीं लिखना, गद्यांश के अनुसार लिखना। कई बार क्या होता है कि हमें ये चीजें आती है और हम उसको उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, कभी ऐसा नहीं करना। प्रश्न जिस गद्यांश से पूछा उसी के अनुसार। इसमें कहा कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में धर्म को सीमित अर्थ में नहीं लिया जा सकता, इसका अर्थ धर्म मानव या विश्व धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात प्रश्न नंबर का 1 उत्तर होगा वास्तविक धर्म क्या है, तो वास्तविक धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमें कुटुंबवत रहना चाहिए। ठीक है, इतना इसका उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 2 है, धर्म किस प्रकार जगत के अस्तित्व का आधार है, स्पष्ट कीजिए। अब जहां स्पष्ट करने की बात आ रही है, ये प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये भी जो है प्रश्न नंबर का 2 नंबर का होगा। स्पष्ट करने की बात आई है तो स्पष्ट आपको क्या करना है, धर्म किस प्रकार जगत के अस्तित्व का आधार है, यानी संसार जो है उसका अस्तित्व जो टिका हुआ है वो धर्म के अनुसार ही टिका हुआ है, और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है। ये ऊपर धर्मों ही जगत धारा, इसलिए सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार व उन्मूलन से बचने के लिए शिक्षा में धार्मिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है। ठीक है, यहां से यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। आपको यही लाइन लिखनी है, ठीक है, ज्यादा भटकना नहीं। अब इसी का प्रश्न नंबर गा जो होगा वो 1 नंबर का है, घा भी होगा 1 नंबर का है, और ये भी 1 नंबर का है। यानी धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे। अब गांधी जी के बारे में आपने सुना तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गांधी जी की पूरी रामायण लिख दी। एक प्रश्न एक ही लाइन में इसको निपटाना है। ठीक है, अब गद्यांश आपने पढ़ा, गद्यांश को पढ़ करके आपको ये नहीं कि आपने सीधे उत्तर देना शुरू कर दिया, पहले गद्यांश पढ़ना, क्योंकि इसने पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी गद्यांश को आपने कुछ नाम देना है। जिस प्रकार से पाठ का नाम होता है आपने गद्यांश का नाम देना है, 1 नंबर का होगा। बात करें प्रश्न नंबर गा की, अन्य विषयों की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है। धार्मिक शिक्षा और अन्य विषयों की शिक्षा में क्या अंतर है। माना आप गणित पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे, अंग्रेजी पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे, संस्कृत पढ़ रहे, इन सभी शिक्षाओं से लेकर के और धार्मिक शिक्षा को अगर एक साथ रखा जाए तो इसमें क्या अंतर है। ठीक है, आप 1-2 अंतर लिख सकते हैं कि इस शिक्षा से हमें केवल रोजगार प्राप्त हो सकता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा जब हम पढ़ते हैं तो हमें मनुष्य की वास्तविकता का पता चलता है, और मनुष्य होने का जो तात्पर्य है, उसका उद्देश्य है, वो हमें पता चलता है। ठीक है, इतना ही आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, 8 नंबर का प्रश्न होगा, और इसको भी ध्यान से देखिए, सुनिए। पहले दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखा। अब 250 शब्दों में निबंध लिखना, अक्सर हमारी आदत क्या होती है कि हम सीधे एक तरफ से लिखना शुरू किया और दूसरी तरफ से 4-5 पेज भर दीजिए, मैंने निबंध बहुत बड़ा लिख दिया। अब 250 शब्द लिख रखा है तो 250 शब्द से कम तो नहीं लिखना है, और 250 शब्द का मतलब है सीधे 25 लाइन। एक लाइन में अमूमन 10 शब्द आ जाते हैं, किसी में 8 ही आते हैं, किसी में 12 भी आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 25 लाइन या 30 लाइन आपने लिखनी है। और लिखने का भी शेड्यूल है इसका, ये नहीं कि आपने सीधा लिखना शुरू कर दिया। इसमें होता है प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना का मतलब कि उस निबंध के, माना आप जनसंख्या वृद्धि में लिख रहे हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखने की, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर देती है और गरीबी का मुख्य कारण बनता है, आदि वगैरह। इतना ही लिखना है, 1-2 लाइन में प्रस्तावना समाप्त कर देनी। ये नहीं कि आपने प्रस्तावना बहुत विस्तार से लिख दी, 1-2 लाइन में उसको समाप्त कर देना। फिर आती है दूसरी हेडिंग, आती है विस्तार। क्या आता है? विस्तार। इसको ये 8 नंबर भी बंटे हुए हैं, 2 नंबर होंगे आपके प्रस्तावना के, 2 नंबर होंगे निष्कर्ष के, बचे 4 नंबर आपके विस्तार के होंगे। अर्थात आपको विस्तार में तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, नाम है उसका विस्तार। अब विस्तार में आपने ये सब हेडिंग डाल दी, ये जितनी, ये नहीं घबराने की दिया क्या हुआ, मतलब प्रस्तावना आपने लिख दी 2-3 लाइन की। अब ये आवश्यकता, सत्संगति के लाभ, ये आपने सब विस्तार के अंदर लिखने हैं, यानी विस्तार के अंदर ये सब हेडिंगें आएगी। विस्तार का मतलब आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। और लास्ट में आपने लिखना है निष्कर्ष या उपसंहार भी इसको कहते हैं। आपने ये लिखना है, ये 2 नंबर। निष्कर्ष का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाला केवल पहले निष्कर्ष पढ़ता है, अगर उसको निष्कर्ष अच्छा लग रहा है तभी वो विस्तार पढ़ेगा, अन्यथा वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए प्रस्तावना और निष्कर्ष जो है वे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, पढ़ने वाले को अंदर जाने पर मजबूर करना कि हाँ इसने अच्छा लिखा, मैं विस्तार पढ़ता हूं कैसा है। मतलब परीक्षक को हम जिस चीज को करते हैं उस चीज में इतना मन लगा देना, इतना तन लगा देना, इतनी बुद्धि लगा देने कि जांचने वाला मजबूर हो जाए उसको एक शब्द पढ़ने के लिए। निपटाना नहीं है, पेपर बार बार नहीं आती, और ना ही साल बार बार आता है, ना ही समय बार बार आता है। आपके पास एक क्वालिटी है,
जो दूसरे को मजबूर कर रहे हैं अपने शब्दों अपने विचारों को पढ़ने के लिए। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी से में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र देना है। 4 नंबर का होगा, क्या होगा? 4 नंबर का। अब यहां अथवा भी लिखा हुआ है, माना आपको ये नहीं आए जो हमने 4 नंबर का ऊपर कहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र में किसी समाचार पत्र में संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पत्र लिखना। इन दो में से एक ही लिख सकते हैं, ये नहीं कि 2 ही लिख दिया आपने, ये दोनों आ रहे मेरे को, ऐसे नहीं करना। समय की बचत, समय बहुत कीमती है, नहीं तो अब पीछे जो है बड़ा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लिखे 2 में से 1 लिखना। और बात करें अगर ऊपर वाले प्रश्न की, यानी अथवा से ऊपर, तो यह है अनौपचारिक पत्र। आपके गुरु ने आपको पढ़ाया होगा, मैं यहां पर पढ़ा नहीं सकता इसको क्योंकि ये बड़ा होता है। ठीक है, अभी भी आपने अगर पढ़ाया नहीं है तो अपने शिक्षक को कृपया कहिए कि हमें अनौपचारिक और औपचारिक पत्र, दूसरा जो ये औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जो हम सीधे खत देते हैं, किसी को निमंत्रण, किसी को आमंत्रण, बधाई, संदेश आदि वगैरह, शादी में आने के लिए न्योता, ये अनौपचारिक पत्र हो गया। और अथवा में यानी नीचे जो है ये औपचारिक पत्र है, किसी अधिकारी को जब हम देते हैं, माना प्रधानाचार्य जी को देते हैं, उसमें सेवा में श्रीमान, विषय सब कुछ लिखते हैं, उसमें औपचारिकता पूर्ण करते हैं इसमें। ठीक है, तो नीचे वाला हो गया औपचारिकता, ऊपर वाला होगा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इन दोनों को याद कीजिए क्योंकि 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 4 की बात करिए। अब यहां से आता है थोड़ा व्याकरण का संदर्भ। प्रश्न नंबर 4 का कहा है, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटकर लिखिए। अब क्रिया भेद 1 नंबर का है, क्रिया भेद छांटना है आपको। किसान फसल उगाता है, अब ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए कौन सी क्रिया? आपके आचार्य ने आपको, आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, तो इसमें आएगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि किसान फसल उगाता है, फसल उगाना सकर्मक क्रिया। अकर्मक कैसी हो जाएगी? वो सोता है, रोता है, चलता रहता है, बोलता रहता है, यह अकर्मक क्रियाएं होगी। जिस क्रिया का कर्ता पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता वो अकर्मक क्रिया होगी, और जिस क्रिया का दूसरों पर और अपने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4 के खा की। ठीक है, 4 का खा, बालिका गेंद से खेल रही है, वाक्य में कर्म क्या है? सही विकल्प छांटकर लिखिए। अब बताइए वाक्य क्या है? बालिका गेंद से खेल रही है। अब बात करें इधर, चलो विस्तृत रूप से आपको बताते हैं। बालिका हो गई कर्ता, ठीक है, और क्रिया हो गई खेलना, यानी खेल रही है। क्या कर रही है? खेल रही है, क्रिया। ठीक है, ये क्रिया हो गई। अब गेंद जो है, गेंद से ये हो गया कर्म। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना, यानी गेंद जो है, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, यानी गेंद। ठीक है, खेलना तो क्रिया होगी, रही है कोई क्रिया नहीं है, खेल रही है वो क्रिया हो गई। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर गा की। प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसीलिए परीक्षा में प्रथम आई। क्रिया, प्रियंका अत्यंत परिश्रम है इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। समुच्चय बोधक छांटकर, शब्द छांटकर लिखिए। आपको समुच्चय बोधक छांटना है इसमें। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है जो 2 पदों को जोड़ता है। अब देखिए यहां पर 2 पदों को कौन जोड़ता है? 2 पद क्या हो जाएंगे? एक है प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, एक पद तो ये आ गया, प्रियंका अत्यंत परिश्रम है। लेकिन दूसरा पद क्या है? परीक्षा में प्रथम आई, अर्थात इसलिए जो है ये 2 पदों को जोड़ा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि इसलिए इसमें समुच्चय बोधक शब्द है। कौन है? इसलिए समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, बात करें घा की। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, इसमें आएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन वह क्या करता है? प्रतिदिन व्यायाम करता है, नियम है उसका।
ठीक है, प्रतिदिन इसमें क्या आएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा हो, कैसे करता है, प्रतिदिन करता है, हमेशा करता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 5 की, पुस्तक कलम से लिखी गई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प छांटकर लिखिए। पुस्तक कलम से लिखती है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों आएगा? क्योंकि कर्ता भी है, पुस्तक कलम से लिखी गई, कोई लिखने वाला कोई है जिसने उसको लिखा, कर्म भी कर रहा है, कलम से लिख रही है, और भाव भी आ गया कि वह लिख रहे, कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि वह पुस्तक जो है कलम से लिखी गई। ठीक है, बात करें खा की, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया ना, वो कोई दूसरा कह रहा, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य में क्या होगा, राम ने धनुष तोड़ा। अब तोड़ने वाला कौन है, सीधा संबंध आ गया राम का सीधा संबंध आ गया। अब राम ने धनुष तोड़ा, तो तोड़ने वाला राम है, कर्तृवाच्य यानी कर्तव्य में इसको बदलना है, तो रूप हो जाएगा इसका राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर गा की, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञा अर्थक में इसको बदल दीजिए। यानी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसको आज्ञा अर्थक का चिन्ह क्या होता है, पढ़ो, लिखो, जाओ, खेलो, बोलो, हंसो, जहां आदेश होता है वो आज्ञा अर्थक कहलाता है। अर्थात अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका आज्ञा अर्थक में ये कैसा बदलना है कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। क्या आज्ञा, कार्य करो, आदेश दे रहा, हुक्म दे रहा, जहां हुक्म की बात होती है वो आज्ञा अर्थक में आ जाता है। ठीक है, बात करें घा की, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। पहला है इसमें, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला बन गई थी, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, वाह प्रकृति कितनी सुंदर है। अर्थात यही इसका निषेधात्मक हो जाएगा, निषेध कर रहा है। निषेधात्मक का अर्थ होता है जिस वाक्य में कार्य के न होने की सूचना प्राप्त हो, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसमें कार्य नहीं हो, प्रकृति तो वैसे भी सुंदर है। ठीक है, क्योंकि रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, उसमें कार्य किया गया, रावण की पत्नी उर्मिला बन गई थी, वो वन जाना भी कर्म हो गया। ठीक है, यानी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो बन गई, कर्म हो गया। रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, इसमें भी कर्म है, लेकिन वाह प्रकृति कितनी सुंदर है, ये निषेध किया जा रहा है, इसमें कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की, जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द छांट कर लिखिए। उसका क्या होगा, जिसको जन्म ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अजिर कहेंगे, अजर कहेंगे, अज कहेंगे, अजिन कहेंगे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अजर। आ मतलब नहीं, जर मतलब जन्म किसी का, जिसका जन्म हो उसको अजर कहा जाएगा। ठीक है, बात करें खा के, सूर्य का समानार्थक शब्द कौन सा है? सूर्य का समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्योंकि रत्नाकर जो है ये चंद्रमा का है, निशाकर भी जो है ये चंद्रमा, निशा माने राज, मधुकर भी जो इसका हो गया, और भास्कर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज यानी सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है। ठीक है, दिवाकर भी कहा जाता है, निशाकर नहीं कहा जाता, निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 7 की, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ठीक है, वही वाला आ गया जैसे पहले आया था कि काव्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर देना है। अब इसमें काव्य पढ़ लेते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए,
ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब मैं अपने मन फेर पाहियों चलत हूँ होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह शूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो ये काव्यांश दिया गया। इसमें क्या कहा गया? काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये बात करें अगर ये प्रश्न नंबर 7 की तो ये है 2 गुना 2 यानी 4 नंबर का ये प्रश्न होगा। और 4 नंबर का जब ये प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछा गया है गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। क्या है प्रश्न कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि यानी कृष्ण जो है अब राजनीति पढ़कर आए हैं, क्योंकि वो पहले ही इतना सताते थे, लेकिन अब जब वो राजनीति पढ़कर आए होंगे तो अब कितना सताएंगे। ठीक है, गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो कृष्ण से अधिक प्रेम करते थे, वात्सल्य प्रेम। ठीक है, इसका आप उत्तर लिखिए। फिर खा देर का है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए राजा का धर्म? राजा का धर्म होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की हर बात माने, अपनी प्रजा को सुख दे, संपत्ति दे और उनको हर संकटों से छुड़ाए। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर गा की। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपने उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, यह आपने पाठ में पढ़ा होगा, कक्षा में पढ़ा होगा, यहां अगर पढ़ाएंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। अब बात करें दूसरे केस की। 2+2 बताया था ना कि 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का है 2-2। अब दूसरा है इसमें माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत लीजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इनमें 3 प्रश्न इसमें भी दिए हैं। पहला है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा कवि ने क्यों कहा? कहने का मतलब कि लड़कियां जो है वो उनका ध्यान जो है कहीं और लगा हुआ है और ध्यान कहीं और लग गया तब तक रोटी जो वो जल गई। इसलिए कहा कि रोटी को जरा सही प्रकार से सेकना, अन्यथा जहां ब्याह होगा यानी शादी होगी फिर वो कहा सुनी करेंगे कि रोटियां जला दी, रोटियां ऐसे कर दी, लड़की को कुछ आता नहीं। ठीक है, आदि भाव इसके होंगे वो आप अपने अनुसार इसका लिख सकते हैं। दूसरा है लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना का भाव स्पष्ट कीजिए। क्योंकि अभी भी लोगों के मन में क्या विचार है कि लड़की जो है वो केवल बोझ होती है, इसे लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। टैलेंट होना, आज का जमाना जो है हर तरफ जो है वो प्रतिस्पर्धा में जी रहा है। लड़की का मतलब वो वात्सल्य रूप अपने अंदर मत लाना, कहीं कहीं पर उग्र रूप भी धारण करना, वो वीर रस की उत्पत्ति भी अपने अंदर करना। ठीक है, आदि भाव होंगे। उक्त कविता के कवि और कविता का शीर्षक लिखिए। तो उक्त कविता में, इस कविता में कवि है ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, ऋतुराज और कन्यादान। अब बात करें प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 जो होगा वह है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये काव्यखंड से होता है और ये 2+2 यानी 3 प्रश्न दिए हुए, आपको 2 प्रश्न करने हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर का है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, उत्साह जो कविता है उसमें बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, यह जो आपने पढ़ा होगा और सुना होगा अपने गुरुजी से, आप उसको कर सकते हैं। उत्साह कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा नहीं, कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना की संभव करने वाले आदि अर्थों को प्रकट करता है। ठीक है, ये 2009, 10, 11, 12 और 18 में यह प्रश्न
आया था बोर्ड में, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बार बार आए रहते हैं, इनको हमें हमेशा याद करके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही गई। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो इसका उत्तर क्या था कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही जिनके चित्त चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाते हैं। उनको कहा कि आप योग की शिक्षा लें और अपने चंचलपन को दूर करके वैराग्यता अपने अंदर धारण करें, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर गा है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। वैसे इसका मतलब है कि निरंकुश और धोखेबाज, कली कली पर मंडराने वाली मधु लुलुप्त प्रेमी का प्रतीक ही माना गया है भ्रमर को, ठीक है। तो इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यह एक एक नंबर का होगा। अट नहीं रही शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता होगा जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। तो फागुन का महीना, यानी अगर हिंदू नववर्ष, हिंदू महीनों की बात करें तो क्या होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माह, फाल्गुन। यानी फाल्गुन जो है आखिरी महीना होता है, ठीक है, फरवरी के अंत तक जो आता है। और फागुन के माह में जो है वो प्रकृति में नए नए अनुराग उत्पन्न होने लगते हैं। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, प्रकृति रोमांचित होने लगती है। चारों ऋतुओं में सबसे बसंत ऋतु को जो है वो ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मन प्रसन्नचित होता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। कहा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब जब परशुराम क्रोधित हो गए, धनुष को तोड़ना असंभव था, राम ने उनके धनुष को तोड़ दिया था। और क्रोधित करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूटने के अनेकों सारे तर्क दिए, क्योंकि भ्रातृ प्रेम भी मन में जगा हुआ था, ठीक है। तो आप इनके अनुसार लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या सुना है क्लास में। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और हमने इसका उत्तर देना है। 2+2 यानी 4 नंबर का ये होगा। 2 प्रश्न इसमें, 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, आपने 2 करने हैं, ठीक है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों आपने करने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर का की बात करें, लेखक के अनुसार शोक की बात क्या है। शोक की बात क्या है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके लिए गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना बेकार समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं, गृह सुख उनके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा है, गृह सुख के नाश से लेखक क्या क्या अभिप्राय है। गृह सुख के नाश से लेखक का अभिप्राय यह है कि स्त्रियां अगर पढ़ लिख लेगी तो वो फिर घर का काम करना पसंद नहीं करेगी, ठीक है। स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए और पर्दे में रहना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर दूसरे पैराग्राफ की, इसको भी पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसमें ऊपर कहा ही गया है कि गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए, मतलब एक करना आपने, या तो पहला वाला करना है या दूसरा वाला करना है, किसी एक गद्यांश को लिखना आपने, ठीक है। और एक एक नंबर के ये प्रश्न है। इसका भी प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। आषाढ़ मास की जो रिमझिम बरसात होती है, वर्षा ऋतु का आगमन है, उसमें जो है बारिश पता ही नहीं चलता कब बारिश हो रही है, कभी धूप भी लगी हुई है और बारिश भी हो रही है। उस पर जो है जनजीवन पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उनके काम धाम रुक जाते हैं, स्थिरता नहीं आ पाती, आदि वगैरह लिख देना, ठीक है। बाल गोविंद जगत के मधुर संगीत की विशेषताएं, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की आपने विशेषताएं लिखनी है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2+2 यानी 4 नंबर का होगा। 2 प्रश्न के उत्तर आपने देने, 3 प्रश्न इसमें दिए हुए।
सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। इसके अनुसार आपने इसके उत्तर देने हैं। फादर वोल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? और भाषा के क्षेत्र में हमेशा या एक बात ध्यान रखिए, कभी भी हमें पेपर को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, साल भर पढ़ा है हमने, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में सेव हुआ होगा। उस मस्तिष्क पटल पर आपको जाना है, ध्यान एकाग्र करना है और उसको बार बार सोचना है कि आखिर क्या सुना होगा। तो उसको मिलते जुलते भी आप लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ आप लिखेंगे तो अवश्य देने वाला 1 नंबर जरूर देगा। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसके अनुसार इसके उत्तर दीजिए, ये ज्यादा कठिन नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 12 के, हवलदार साहेब चौराहे पर रुकते हैं और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपने इसको स्पष्ट करना है, मतलब 2-3 लाइन में इसको लिखना। 2 नंबर का, कम से कम 4 लाइन पर आप इसको लिख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर खा की, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों है? ठीक है, 1 नंबर का ये है, इसको भी आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 13 से जो है ये कृतिका भाग से होता है, और कृतिका भाग यानी कहानी संग्रह जो होता है, पूरक पुस्तक कहानी जो होती है, उससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर का 1 होता है, कुल मिलाकर के 6 नंबर का होता है। इसमें 4 प्रश्न दे रहते हैं। तो कहानी संग्रह यानी कृतिका भाग 2 से केवल 6 नंबर का प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न पूछे होते हैं और आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, माता का आंचल पाठ के आधार पर संताप के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, जो आपने सुना होगा उस कहानी के आधार पर आपको उसका चित्रण करना है। कहने का मतलब यह है कि आपने अब तक भी अगर कहानी संग्रह नहीं पढ़ी है, वो कृतिका नहीं पढ़ी, तो प्लीज इसको पढ़ दीजिए, क्योंकि 6 नंबर के प्रश्न आपके वहीं से आने वाले। ठीक है, दूसरा है जॉर्ज पंचम नाग की कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। ये भी आपने पढ़ा होगा, इसको भी आप कर दीजिए। गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए, इसको आपको करना है। साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, इसको भी आपने लिखना। कुल मिलाकर के आपने इसमें 3 प्रश्न हल करने हैं, ज्यादा नहीं करने, जितना पूछा गया उतना आपको करना है। अब खंड बा की बात करें, यहां से आपका संस्कृत का यानी संस्कृत विनोदिनी का भाग शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपको अब तक तो क्या था, भाषा क्षेत्र था, आप इसको बिना पढ़े भी लगभग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब बिना पढ़े नहीं कर सकते, क्योंकि पहले संस्कृत समझना अनिवार्य है, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आपने विनोदिनी में इसको पढ़ा होगा, और विनोदिनी में जब पढ़ा होगा तो आप वैसे हम इसको सरल भाषा में आपको बता देंगे। यही भाग जो अधिकतर है खंड बा, ये पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। अब परिवर्तित कैसा हम आपको बताते हैं। जैसे पहले गद्यांश आता था, उसमें एक पदेन आता था, पूर्ण वाक्य न आता था, आपने 9th में पढ़ा होगा, सेम वैसा ही आता था, लेकिन अब चेंज हो गया। अब एक पदेन नहीं है, पूर्ण वाक्य नहीं है, अब सीधा गद्यांश है और उसके आप 4 प्रश्न दिए हुए, आपने 2 प्रश्न 3 प्रश्न इसके करने हैं। ठीक है, वैसे ही पद्यांश का भी है, आपने 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब बहुत चेंज हो गया है। तो चलिए बताते हैं क्या चेंज हुआ, कैसा हुआ। प्रश्न नंबर खंडवा है, प्रश्न नंबर 14 होगा, 14 से शुरू होगा खंड का बा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 3 प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके 3 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है, एक पदेन वाला नहीं है। ठीक है, हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। 2+2+2 यानी 6 नंबर का है, 3 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, 3 आपने करने, 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतिकम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय वैयक्तिक भावा देशस्य गरिमा बोध च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ता सन्ति। पतितपावनी पापविमोचिनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा
पर्वतशिखराणां मध्य विचरन्ति। कलकल निनादं त्यक्त्वा शान्तस्वरेण हरिद्वारतः एवं समभूमि प्रविशति। गङ्गाग्राम उभयता मन्दिराणि घटका आश्रम च सन्ति। तान् निक्षा जना पूजां कुर्वन्ति। हरिद्वारं हरद्वारं स्वर्गाधारं तपोवनं मायाक्षेत्रं मायापुरी कपिलाश्रमं कपिलाच अस्यैव पुण्यक्षेत्रस्य हरिद्वारस्य उत्तराणि नामानि पुराणेषु वर्णितं सन्ति। ठीक है, हिंदी भावार्थ हम इसका आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक क्षेत्र है। संस्कृतम पौराणिकम यानी यहाँ की संस्कृति पौराणिकता विश्वविख्यात है। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय भावस्य देशस्य गरिमा बोधाच्या हरिद्वार से कणे कणे व्याप्ता सन्ति। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता का जो भाव है वो हरिद्वार में कण कण में बसा हुआ है। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी। पतित पावनी मन को पवित्र करने वाली, पापों को धुलने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली माँ भगवती गंगा जो है पर्वत शिखराणां मध्य विचरन्ति। पर्वत शिखरों से हिमालय चोटियों से निकलती हुई कलकल निनाद त्यक्त्वा शांत स्वर में कलकल करती हुई हरिद्वार एवं समभूमि में प्रवेशति। हरिद्वार की समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगगाम उभयता मंदिराणी। इस नदी के इस गंगा के किनारे दोनों किनारे उभयता मतलब दोनों किनारे मंदिराणी मंदिर है। घटा आश्रम भी है। तान निक्षा जना पूजम कुर्वन्ति। उसके नजदीक लोग पूजा करते हैं। हरिद्वारम स्वर्गद्वारम। हरिद्वार जो है वो स्वर्ग का द्वार माना गया है। तपोवन भी यहाँ है। माया क्षेत्रम माया का क्षेत्र भी माना जाता है। मायापुरी माया की पुरी भी मानी जाती है। कपिला आश्रम भी यही है। अस्यैव पुण्य क्षेत्रम यह पुण्य क्षेत्र है। हरिद्वार से अपराणी नामानि पुराणेषु वर्णितम। हरिद्वार का पुराण नाम जो पुराणों में भी वर्णित है। ठीक है, अब यहीं से प्रश्न करने हैं आपको। पहला प्रश्न है हरिद्वारम उत्तराखंड से कीदृशम नगरम अस्ति। हरिद्वार से तो यहाँ पर है हरिद्वार से, यहाँ से लिखना आपको इसको। हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। ठीक है, पहले प्रश्न क्या है कि हरिद्वार उत्तराखंड से कीदृशम नगरम अस्ति। उत्तर आएगा हरिद्वारम या अस्ति तक। ठीक है, पूर्ण रूप में लिखना है इसका उत्तर, एक पदेन में नहीं लिखना। दूसरा है हरिद्वार से कणे कणे के व्याप्ता संति। हरिद्वार के कण कण में क्या व्याप्त है, तो हमने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा? हरिद्वार से कणे कणे भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय वैभव राष्ट्रीय एकत्व भाव देशस्य गरिमा बोधः च हरिद्वार कणे कणे व्याप्ता संति। यहाँ तक आप इसको लिखना है। ठीक है, राइट आंसर। अब बात करें तीसरे प्रश्न की। कीदृशी गंगा समभूमि में प्रविशन्ति। कीदृशी मतलब कहाँ से गंगा समभूमि में प्रवेश करती है, तो पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ति कलकल निनाद त्यक्त्वा शांत सुरेण हरिद्वारम एव समभूमि में प्रविशति। ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बात करें घा की, 3 करने आपको इसके। ठीक है, हरिद्वार से कानि अपराणे नामानि पुराणेषु वर्णितम। हरिद्वार का पुराना नाम जो है, हरिद्वार का दूसरा नाम जो है वो पुराणों में वर्णित है। कौन सा है वो? यहाँ लिखा है अस्यैव पुण्य क्षेत्रे। यह पुण्य क्षेत्र है। हरिद्वार से अपराणे नामानि पुराणेषु वर्णितम। पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है, पुण्य को प्राप्त करने वाले क्षेत्र। ठीक है, 3 करने आपको इसका। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, ये 14वां था, ये प्रश्न नंबर 15 है। अध्यलिखितम पद्यांशं पठित्वा 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्यानि उत्तरात्। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके 2 प्रश्नों के उत्तर देने। 2+2 यानी 4 नंबर का यह होगा। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से दीजिए। ये पद्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश था जैसे पहले आता था, ये गद्यांश है और अब होगा ये पद्यांश। नवे ताड़नाथ तापोनाद वहन्नि मध्ये नवे क्रियाद क्लिश्यमानो महम ममस्मि स्वर्णस्य मे सुख दुःखम तदेदकम यातो माम जना गुंजयातो लेयन्ति। ठीक है, क्या कहा? ठीक है, पहला प्रश्न है वहन्नि मध्ये तापनाद का क्लिश्यमानो नास्ति। उत्तर क्या होगा?
स्वर्ण न ताडनात् न होने मध्ये न तापनात् न क्रियात सुवर्णम क्लेश्यमाना। सोने का प्रतीक माना गया है। सोना किस तरीके से तपता है, अधिक गर्मी में तपे, जितना तपेगा उतना खिलेगा, उतनी चमक उसके अंदर आएगी। और व्यक्ति को भी कहा जितना संघर्ष करेगा उतना उसका दिव्यमान होगा और वह चमकेगा। खा है स्वर्ण से मुखम मुख्य दुखम किमस्ति। सोने का मुख्य दुख क्या है? क्या दुख है सोने का? सोने को दुख है, ऊपर दिया गया तैवडान न तापनात् न महन्य मध्ये न वे क्रियानात् क्लेश्यमानो न हस्मि। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह 2011, 13, 16, 18, 19 और 22 में पूछा गया था। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। क्या कहा गया कि जना तम गुंजया तोलयन्ति इति स्वर्णस्य मुख्य दुखम। ठीक है, बात करें गा की जना सुवर्णया कया तोलयन्ति। लोग सोने को कैसे तोलते हैं? जना सुवर्णया गुंजया तोलयन्ति, यानी इसको तराजू में तोला जाता है। ठीक है, कहते हैं कि सोने के समान प्रतीक है लेकिन फिर भी तो तराजू में तोला जाता है, यानी उसकी परीक्षा ली जाती है, बार बार परीक्षा ली जाती है, उसकी तपाया जाता है उसको, और तब जाके उसका मोल निखरता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, पठित पद्यांश त्रीन प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत् 2+2+2, यानी 6 नंबर का यह होगा। 3 प्रश्न आपको इससे करने। पठित पाठ से यानी पढ़े हुए पाठ के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आए यहां से जो सेमसी भाग 2 है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने किताब पढ़ी होगी। ठीक है, सॉरी सेमसी नहीं, मैं संस्कृत समझ रहा हूं। संस्कृत विनोदिनी भाग 2 से लिया गया। ठीक है, संस्कृत विनोदिनी भाग 2 से लिया गया है। उसमें आपने पाठ पढ़े होंगे। उन समस्त पाठों से यह 4 प्रश्न लिए गए। आपको 3 करने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ। सत्संगति का अर्थ क्या होता है? सत्संगति का अर्थ होता है संतों की संगति, यानी सज्जन पुरुषों की संगति। और सज्जन कैसे हो सकते हैं? वो जरूरी नहीं कि भेषधारी हो, वो गृहस्थी भी हो सकता है, लेकिन सज्जन पुरुष चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर खा की, मुनया किम प्राप्तुम हिमालय गच्छत। मुनि जो हुए है वो किसको प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं? भाई हिमालय जाते शॉपिंग करने तो नहीं जाते होंगे, हिमालय जाते हैं सुख शांति प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए। सुख भी नहीं, सुख तो मुनि को चाहिए नहीं। जिसमें सुख है उसमें दुख है, जहां सुख नहीं वहां शांति है। ठीक है, शांति अलग चीज हो गई। बात करें गा नीर छिर विवेक का भवती। नीर छिर विवेक किसमें होती है? किसमें होती है? हंस के अंदर होती है। क्यों नीर छिर विवेक सु हंसा मृणाल पटली भवता निपीति। कहने का मतलब है कि वह हंस के अंदर यह गुण होता है कि वह उसके सामने तुम कटोरी में दूध रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे उसमें पानी होगा, यानी वो दूध से भी पानी निकाल देता है। यानी उसकी नीर और छिन्न यानी उसको छनन करने की जो उसकी शक्ति है वो बहुत तीव्र। व्यक्ति के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए कि उसे अच्छे गुण बाहर फेंकने चाहिए और अच्छे गुण अंदर रखने चाहिए, और बुरे गुण जो है वो अपने बाहर फेंकने चाहिए। प्रश्न नंबर घा की बात करें, राजा रघु कश्यप पुत्रा आसित। रघु जो है किसका पुत्र था? तो रघु था दिलीप का पुत्र। ठीक है, दिलीप का पुत्र आसित। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, अद्यलिखितेषु शब्देषु यथोचित शब्दचित्वा केवलम चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरे। 4 प्रश्नों को पूरा कीजिए। अब 4 प्रश्नों को आपको पूरा करना है। शब्द सूची यानी ये मंजूषा यानी उत्तरमाला दी गई, यहां से आपको छांटना है। 2, 4, 6 उत्तर दिए हुए 4 आपको करना है। ठीक है, हमने टिक भी लगा रखा है इसमें। सर्वेषां धर्माणाम एकम एव अस्ति। सभी धर्मों का एक ही है। क्या है? लक्ष्यम, एक ही लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्यम आएगा। ठीक है, दुखस्य बिना नैव बोधा। दुख के बिना नहीं होता क्या? सुखस्य बोधा, यानी दुख नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं होगा। प्रश्न नंबर गा की बात करें, गंगा तीरे निवसंती। गंगा किनारे रहते हैं। कौन रहते हैं भाई?
मुनया निवसंती, गंगा किनारे मुनि रहते हैं। ठीक है, बात करें चौथे, चाणक्य मंत्री आसीत। चाणक्य का मंत्री कौन था? चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। बात करें गा की, सज्जनानाम संगति भवति, सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। ठीक है, संत संगति भी कहते हैं और सत्संगति भी इसको कहते हैं। राइट आंसर। आखिरी बचा हुआ है चा, अहम संस्कृतम। अहम मतलब मैं, संस्कृतम मतलब संस्कृत। ठीक है, इधर लिखा हुआ है। पठामी मतलब पढ़ता हूं, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। ठीक है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं। दिमाग और एकाग्रता होकर कार्य करना है, लक्ष्य को टारगेट करना है, और जब मन में ठान लिया कि लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके पीछे नहीं हटना। जो पीछे हटा वो हमेशा के लिए हट गया। खुद से कभी नहीं हारना चाहिए और खुद को कभी कम भी नहीं आंकना चाहिए, वही व्यक्ति सफल होता है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, अद्य लिखितेभ्यः यथा निर्देशम चतुर प्रश्नानाम। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, ये नहीं क्या। अद्य लिखितेभ्यः यथा निर्देशम चतुर प्रश्नानाम उत्तर। नीचे देखिए 4 प्रश्नों के उत्तर कीजिए। 1 + 1 + 1 + 1, एक नंबर के 4 होंगे। ठीक है, पहला है निम्नलिखित में से निर्देशान किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर हमने देने, एक नंबर का 1 प्रश्नों का। संधिकृत संधि आ गई यहाँ पे। हरे धन आओ, अब बताइए कौन संधि, संधि कीजिए, संधि करनी है, सॉरी। हरे धन आओ, संधि की परिभाषा है, ये स्वर संधि का भेद है और स्वर संधि में भी अयादि संधि का भेद है। प्लस से पहले एच हो यानी ए आई ओ औ हो और आगे स्वर हो। एच को अय आदेश होता है यानी ए को अय हो जाएगा। रा हले आ से, या हले आ से हराया बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा रूप? हरे धन आओ हराया। ठीक है ना। अगर बात करें यदि धन आपी, प्लस से पहले ई हो, आगे या हो, आ हो, तो इसमें ई को यानी से यानी यण संधि यह बन जाएगी, ई को या यण हो जाएगा, रूप बनेगा यद्यपि। ठीक है ना, यद्यपि इसका रूप बन जाएगा। बात करें खा की, संधि विच्छेद कीजिए। अब ऊपर संधि करनी थी यानी जोड़ना था, और विच्छेद यानी अलग करना है, इसको अलग करना है। स्वागतम कौन सी संधि होगी? सुधनागतम, आगतम। यहां भी वही एक यण संधि हो जाएगी, ऊ को या वावण हो जाएगा, तब बनेगा स्वागतम। ठीक है, बात करें नयनम, यहां भी वही हो जाएगी अयादि संधि, ने धन अनम, ए को आया आदेश हो जाएगा और नयनम बन जाएगा। ठीक है ना। बात करें गा की, समास विग्रह की कृत्वा समास से नामों भी लिखत। समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखे। समास का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब अलग करना। जिस प्रकार से संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब अलग करना था, उसी प्रकार से। ठीक है, राम लक्ष्मणों, रामाच लक्ष्मणों, क्या आएगा? विच्छेद क्या आएगा? रामाच लक्ष्मणोच, रामाच लक्ष्मणाच। जहां 4 वर्ण आता है समझो वो द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास की प्रधानता है कि दोनों पद मुख्य होते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। यानी राम भी उतना महत्वपूर्ण है और लक्ष्मण भी उतना महत्व रखता है, इसलिए दोनों आ गया, राम लक्ष्मण इसका वो बन जाएगा। बात करें हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमालय से निकलता है जो, हिमस्य आलया, हिमालय, हिमस्य षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, संबंध है उससे। ठीक है, हिमस्य आलया, हिमालय, हिमालय से। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर घा की, अद्य लिखिते पदे उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। अब नीचे दिए गए पदों में उपसर्ग अलग करने हैं, तो अनविज्ञ में अन्न धन विज्ञ, सॉरी अनविज्ञ, अन्न धन विज्ञ, अन उपसर्ग है इसमें, और सु उपसर्ग सुशिक्षित। ठीक है, सु उपसर्ग आ जाएगा, अन्न और सु उपसर्ग आ जाएगा। बात करें गा की, कोष्ठ के व्या प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शुद्ध शब्दों को चयन करके रिक्त स्थान में भरिए। पात्राणि पतंती,
पत्राणि पतंती, पत्राणि मतलब पत्ते, पतंती मतलब गिरते हैं, पत धातु है वृक्षेण या वृक्षात। वृक्षेण जो है ये तृतीय विभक्ति का है, वृक्षात जो है ये चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का। तो हमेशा याद रखिए कि पंचमी विभक्ति जहां पतंती आता है, यानी पत्राणि पतंती पत्ता गिरता है, तो गिरने का मतलब है पंचमी विभक्ति। जहां अलगाव होता है बिछोड़ने के अर्थ में, पंचमी विभक्ति अपादान कारक यानी वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षेण नहीं होगा, ठीक है ना। वृक्षेण तो तृतीय विभक्ति करण कारक है, वृक्षात आएगा अपादान कारक पंचमी विभक्ति। बात करें दूसरे की, बालका पुस्तकम ददाति, बालक पुस्तक देता है। मित्राय चतुर्थी का है, मित्रम द्वितीय का है, तो चतुर्थी का रूप आएगा, क्योंकि चतुर्थी संप्रदान कारक होता है। जहां देने लेने की बात होती है वो संप्रदान कारक आएगा, अर्थात बालका मित्राय पुस्तकम ददाति, मित्रम नहीं आएगा, द्वितीय विभक्ति के रूप है, कर्म कारक नहीं होगा, चतुर्थी संप्रदान कारक होगा, ठीक है। क्या आएगा, मित्राय बालका मित्राय पुस्तकम ददाति। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, और आखिरी प्रश्न होगा, निम्नांकित शब्द सूची चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगम करो। 4 शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं और 2 नंबर का होगा, ठीक है, आधा नंबर का एक है। पहले है सा। अब सा से आप कुछ भी वाक्य प्रयोग कर सकते। सा गच्छति, छोटे से छोटे वाक्य भी लिख सकते हैं। सा पाठम पठति, सा क्रीडम क्रीडति, ठीक है। और रामस्य भ्राता लक्ष्मण, रामस्य पत्नी सीता, ऐसे भी लिख सकते। वयम सर्वेषां मध्ये एका, हम सभी के बीच में एका क्रीडंत, ये खेल खेलेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, छोटे से छोटे वाक्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे गमिष्यामि में आएंगे, वयम सर्वे या विद्यालयम गमिष्यामि, हम सभी कल विद्यालय जाएंगे, ठीक है। तत्र अनेका वृक्षा आसीत, वहां अनेकों वृक्ष थे, ठीक है। जिग्रति मतलब सूंघना होता है, कुछ भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर ये नहीं आता आपको, तब आपको अथवा वाला करना है, ये भी 2 ही नंबर का है, ठीक है। 2 मत गिनना इसको, ये एक ही है, लिखा गया है 2 बार, ये एक ही है, ये और ये अथवा में लिखा गया, ठीक है। अधोलिखित वाक्य द्वय संस्कृत अनुवादम करो। ऊपर था कि आपको वाक्य प्रयोग करना है, नीचे है कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम दोनों खेलोगे, तुम का तो त्वम हो गया, द्वयम का दोनों का होता है तौ, तुम खेलोगे, तो इसमें तुम नहीं आएगा। तुम क्या है, प्रथम एक वचन का है, दोनों की बात कर रहा है। तुम से युवाम था, यूयम क्रीड था, क्या आएगा, यूयम क्रीड था। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है दोनों, ठीक है। जिसकी क्रिया पूछा है, जितने लोग हैं उसी क्रिया का उसी वचन का लिखना है। बात करें कहा कि हम सब विद्यालय गए, वयम सर्वे विद्यालय अगच्छत, मतलब गए, ठीक है। भूतकाल की क्रिया आ जाएगी और भूतकाल में आ लगता है, अगच्छत, अपठत, अलिखत, अहसत, अचलत, मतलब चला गया, पढ़ा लिखा, ठीक है। प्रश्न नंबर गा की है, वह रामचरितमानस पढ़ती है। अब यहां पर देखिए, यहां हमने सह नहीं लिखना, ये विसर्ग वाला जो है ये पुरुष के लिए होता है प्रयोग, और स्त्री के लिए होता है ऐसा मात्रा वाला सा, बड़ा सा आएगा, ठीक है। सा राम, क्योंकि पढ़ने वाली कौन है, लड़की है, पढ़ती लिखा हुआ। सा रामचरितमानस पाठम पठती, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने संपूर्ण पेपर का अवलोकन किया, आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना है। आशा है आपके समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। कभी भी आपको कोई समस्या होती है तो हमारे चैनल पर और ईमेल आईडी पर आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और इन्हीं विषयों को हमेशा पढ़ाता हूं। शायद मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न पर आपकी मदद कर सकता हूं और 24 घंटे आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा, आपके सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहूँगा। आप कभी भी मेरी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर 9634433139
9 पर भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। आप कोई सवाल हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हर समय आपकी मदद की जाएगी। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि समय समय पर हम आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।